एक स्कूल में कुछ बच्चे साथ में खेल रहे थे। तभी वहां पर नीना नाम की एक लड़की आती है। सुनो सुनो दोस्तों, देखो मैं क्या लेकर आई हूँ कल मार्केट से। देखो मेरे हाथ में ये जो घंटी देख रहे हो ना तुम्हें पता है ये कल मैंने मार्केट से अपनी मम्मी के साथ ली। और पता है उस खिलौने की दुकान में एक बूढ़ी अम्मा थी। उन्होंने कहा कि इस घंटी को बजाने से सब भूत और चुड़ैल भाग जाते हैं। वाह नीना, तुम्हें तो उस दुकानदार ने अच्छा बेवकूफ बनाया। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती और ये घंटी बिल्कुल बेकार है। मोंटी और उसके साथ सभी नीना की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। नीना अपनी दोस्तों की बातें सुनकर दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है। ये क्या, मैं भी पागल हूँ जो बेवजह इस बेकार घंटी को लेकर खुश हो रही थी। सही ही कह रहा था पिंकू, मुझे इसे वापस करके दूसरा खिलौना ले लेना चाहिए। मैं आज ही छुट्टी के बाद जाऊंगी उस दुकान में। नीना स्कूल की छुट्टी होते ही उस दुकान की तरफ चल देती है। दुकान में वही बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। नीना उनसे कहती है, अरे बूढ़ी अम्मा, आपने तो मुझसे कहा था कि इस घंटी को बजाने से भूत और चुड़ैल दूर भाग जाते हैं, पर मेरे दोस्तों ने इसके बारे में सुनकर मेरा बहुत मजाक उड़ाया और उन्होंने ये भी कहा कि ये घंटी एकदम बेकार है क्योंकि भूत प्रेत होते ही नहीं है। बूढ़ी अम्मा नीना की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। अरे बेटा, तुम्हें ये क्यों लगता है कि ये घंटी बेकार है? और क्या अम्मा, आप एक काम करो, ये ले लो और मुझे कोई दूसरा खिलौना दे दो। ये घंटी तो बेकार है। बेटा, ये घंटी बेकार नहीं है, लाओ इधर दो। बुढ़ी अम्मा नीना से घंटी ले लेती है और उस घंटी पर ऐसे हाथ घुमाती है मानो वो उस पर जादू कर रही हो। बुढ़ी अम्मा फिर नीना से कहती है, ये लो, अब तुम्हें भूत भी दिखेंगे और इस घंटी से तुम उन्हें भगा भी पाओगी। क्या सच में? कहीं आप मुझे फिर से बेवकूफ तो नहीं बना रही ना अम्मा? अरे नहीं नहीं बेटा, सच में। जाओ, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि तुम्हें इस घंटी का इस्तेमाल कैसे करना है। ये सुनकर नीना उस दुकान से निकल जाती है और अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी नीना को याद आता है कि उसका बैग शायद वो दुकान पर ही भूल गई थी। वो दौड़कर उसे वापस लेने जाती है, पर जैसे ही वो वहां पहुंचती है वो हैरान रह जाती है। वो दुकान गायब हो चुकी थी। अरे यही तो थी वो दुकान, कहाँ चली गई? कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गई? कहाँ गई वो बुढ़ी अम्मा? नीना चारों तरफ उस दुकान को और उन बुढ़ी अम्मा को ढूंढने लगती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। नीना घंटी को लेकर वापस घर आ जाती है। अरे नीना, आज इतनी देर कैसे हो गई? मम्मी वो बस ऐसे ही। आप खाना निकालो ना, बहुत भूख लग रही है। शाम होते ही नीना पार्क में खेलने के लिए चली जाती है। अरे आज तो इस पार्क में कोई बच्चा दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है सब? तभी नीना को एक बेंच पर बैठी औरत दिखाई देती है जो कि जोर जोर से रो रही थी। नीना उसके पास जाती है और उससे पूछती है, अरे आंटी, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? बेटा, मेरे घर में एक चुड़ैल घुस आई है। उसने मेरे पति को मार डाला और अब वो मेरी बेटी के शरीर में घुस गई है। जब मैं घर पर थी तो मेरी बेटी के शरीर में घुसी चुड़ैल ने मुझे भी मारने की कोशिश की, पर मैं भागकर यहाँ आ गई। कहीं वो मेरी बेटी को भी कुछ ना कर दे। क्या? चुड़ैल? चुड़ैल के बारे में सुनकर नीना को बूढ़ी अम्मा की कही हुई बात याद आती है। आंटी, शायद मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। चलिए, मुझे अपने घर लेकर चलिए। वो औरत नीना को अपने घर लेकर जाती है। औरत नीना को घर के अंदर ले जाती है और घर को अंदर से बंद कर देती है। अरे आंटी, आपने घर क्यों बंद कर दिया? और वैसे ही आपकी बेटी कहाँ है? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। तभी वो औरत एक चुड़ैल में बदल जाती है और नीना से डरावनी आवाज में कहती है, फंस गई ना तू मेरे जाल में। बड़े दिन से किसी इंसान को नहीं खाया। आ जाएगा ना मजा। मैंने तुझसे सब झूठ बोला था, कोई बेटी नहीं है। मैंने तो सोचा था मुझे कोई देख नहीं सकता, पर तूने मुझे देख लिया, इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया तुझे खाने के लिए। चुड़ैल तुम हो? ये मैं कहाँ फंस गई? देखो, मुझसे दूर रहना वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। मेरे पास ऐसी घंटी है जिससे तुम मेरे पास नहीं आ सकती। ये देखो। इतना कहकर नीना चुड़ैल को वो घंटी दिखाती है। घंटी देखकर चुड़ैल समझ जाती है कि वो घंटी कोई आम घंटी नहीं बल्कि सचमुच में एक चुड़ैल भगाने वाली घंटी है। अरे तो ये बात है,
तुझे पता भी है जो घंटी तेरे पास है उसी की वजह से तू मुझे देख सकती है। वैसे ये तेरे पास कहाँ? मैं इससे तुम्हें देख भी सकती हूँ और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए भगा भी सकती हूँ, समझी चुड़ैल कहीं की। चुड़ैल को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ से एक जादू करती है जिससे नीना की घंटी दूर जाकर गिर जाती है। जा, अब बता आप कैसे भगाएगी मुझे? नहीं, मेरी घंटी देख चुड़ैल, मुझसे दूर रह, समझी। अरे रे रे रे, मैं तो डर गई। देखो देखो, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। तुम मुझे नहीं मार सकती। ओ, और ऐसा क्यों? क्यों नहीं मार सकती मैं तुम्हें? क्योंकि तुम्हारे पीछे जो खड़ा है वो तुम्हें ऐसा करने नहीं देगा। मेरे पीछे कौन है? जैसे ही चुड़ैल पीछे घूमती है, नीना दौड़कर अपनी घंटी उठा लेती है और उसे बजाने लगती है। घंटी की आवाज सुनकर चुड़ैल उड़कर दूर ही जाती है और फिर वो हवा में गायब हो जाती है। थैंक गॉड, मैंने समय पर घंटी उठा ली, वरना आज तो तू गई थी नीना। इस घंटी ने मुझे बचा लिया। नीना ये सोचकर जल्दी से उस घर से निकलती है और जल्दी से अपने घर की तरफ जाने लगती है कि तभी एक छोटी बच्ची दौड़ते हुए नीना की तरफ आती है और एक पत्थर से ठोकर खाने की वजह से वो जमीन पर गिर जाती है। अरे अरे, क्या हुआ तुम्हें? उठो, बचाओ बचाओ, मेरी माँ के अंदर एक चुड़ैल घुस गई है और अब वो मुझे मारने के लिए आ रही है। बहुत देर से वो एक चाकू लेकर मेरे पीछे दौड़ रही है, प्लीज बचाओ मुझे। नीना चुड़ैल के बारे में सुनकर उस बच्ची से दूर हो जाती है। उसे लगता है कि फिर से ये कोई साजिश है और वो बच्ची ही चुड़ैल होगी। इतने में एक औरत जिसकी आंखें एकदम लाल थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था, वहां दौड़ती हुई आती है। उस औरत के हाथ में एक चाकू भी था। आखिरकार तू मुझे मिल ही गई। अब मैं तुझे मार कर खाऊंगी। नहीं नहीं, रुक जाओ माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, रुक जाओ। नीना खड़े होकर ये सब देख रही थी। मतलब ये लड़की सही कह रही थी, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। पर अगर ये घंटी काम नहीं की तो ये चुड़ैल तो मुझे भी मार डालेगी। पर मैं इस बच्ची को अकेले भी तो नहीं छोड़ सकती। नीना बच्ची को बचाने का फैसला कर लेती है और उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। रुक जा चुड़ैल, जल्दी से इसकी माँ के शरीर से बाहर आ जा, वरना अच्छा नहीं होगा। वरना क्या करेगी तू? वरना मैं तुझे जबरदस्ती इसके शरीर से बाहर निकालूंगी, समझी। नीना अपने पॉकेट से घंटी निकाल लेती है और जोर जोर से उसे बजाने लगती है। घंटी की आवाज सुनते ही चुड़ैल औरत के शरीर से बाहर आ जाती है और दूर जाकर गिरती है। पहले वाली चुड़ैल की तरह ही ये चुड़ैल भी इसके बाद हवा में गायब हो जाती है। चुड़ैल के शरीर छोड़ने के बाद वो औरत होश में आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है? कहाँ हूँ मैं? माँ, तुम मुझे मारने के लिए चाकू लेकर मेरे पीछे दौड़ रही थी और इन दीदी ने उसे बाहर निकालकर हवा में गायब कर दिया। थैंक यू सो मच बेटा, मेरी और मेरी बेटी की जान बचाने के लिए। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वो औरत और बच्ची नीना को थैंक्स बोलकर वहां से चले जाते हैं और नीना सोच में पड़ जाती है। अंधेरा होने वाला था, पर नीना घर जाने के बजाय उसी पार्क में जाकर बैठ जाती है और उस घंटी को देखने लगती है। तभी वहां पर वही बुढ़ी अम्मा आ जाती है जिसने नीना को वो घंटी दी थी। अरे, क्या सोच रही हो नीना? नीना चौंक जाती है और उनसे कहती है, आप यहाँ कैसे? मैंने दिन में आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था। ये घंटी तो सचमुच काम करती है, पर इसकी वजह से आज मेरी जान जाते जाते गई। क्या आप भी कोई चुड़ैल हैं? नहीं नहीं, मैं चुड़ैल नहीं और तुम मुझसे कभी भी नहीं मिल सकती। सिर्फ तभी मिल सकती हो जब मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। वैसे तुम्हें ये घंटी कैसी लगी? बिल्कुल भी अच्छी नहीं, पर इसी से तो तुमने 2 लोगों की जान भी बचाई। अगर तुम चाहो तो मैं इसे वापस ले सकती हूँ, और अगर तुम चाहो तो तुम इसे रखकर कई और लोगों की जान बचा सकती हो। तो जल्दी से सोचकर बताओ, क्या करना है तुम्हें? दिन में मैं डर तो बहुत गई थी, पर मुझे उस बच्ची और उसकी माँ की जान बचाकर काफी अच्छा लगा, तो मैं इसे अपने पास रखूंगी और लोगों की भी जान बचाऊंगी। शाबाश, तो जाओ, अब अपने घर जाओ। अंधेरा हो गया है और तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही है। नीना दौड़कर अपने घर की तरफ जाने लगती है,
पर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो बुढ़ी अम्मा फिर से गायब हो गई थी। इसके बाद नीना कई लोगों की मदद करती है। अक्सर लोग घंटी बजाओ चुड़ैल भगाओ कहकर एक दूसरे को नीना और उसकी घंटी के बारे में बताते। एक शहर में एक बहुत ही बड़ा परिवार रहता था। हरी एक ऑफिस में काम किया करता था। एक दिन हरी जब घर आता है तो सबको एक खुशखबरी सुनाता है। अरे कहाँ हो सब, जल्दी आओ जल्दी। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ हरी, क्यों शोर मचा रहे हो? अरे वाह बाबूजी, बात ही कुछ ऐसी है कि क्या बताऊं। पहले जरा विमला को आने दो, फिर बताता हूँ। हाँ जी, मैं भी आ गई। अब बताओ क्या हुआ? जिस घर के लिए मैं 4 साल से केस लड़ रहा था वो आज मैं जीत गया। क्या सच में? हे भगवान, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ, अब हमें इस छोटे से घर में नहीं रहना पड़ेगा। हाँ माँ, अब तो अगले हफ्ते ही हम उस नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। वो घर सालों से बंद पड़ा है तो उसमें अभी कुछ काम करवाना पड़ेगा बस। कोई नहीं जी, इतने साल इंतजार किया है तो कुछ दिन और सही। हरी अपने उस घर की मरम्मत करवाने लगता है। वो घर काफी बड़ा होता है और उसमें बहुत सारे कमरे और एक सुंदर सा बगीचा भी होता है। हरी तो बस दिन गिन रहा होता है कि कब वो अपने परिवार के साथ उस घर में शिफ्ट होगा। उस घर को ठीक करने के लिए हरी ने कुछ लोगों को काम पर लगा रखा होता है। एक दिन जब उस घर में काम चल रहा होता है तो हरी को अपने पीछे एक परछाई महसूस होती है। वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। अभी तो यहाँ कोई न कोई था, शायद मेरा वहम होगा, क्या पता कोई मजदूर हो। ऐसा हरी के साथ 2-3 बार होता है पर कभी उसे कोई दिखाई नहीं देता। घर की मरम्मत का काम भी खत्म हो जाता है और पूरा हफ्ता कैसे बीत जाता है पता भी नहीं लगता। हरी और उसका पूरा परिवार फिर उस नए घर में रहने के लिए आ जाते हैं। सब इतना बड़ा घर देखकर बड़े ही खुश होते हैं, पर बच्चे सबसे ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें खेलने के लिए काफी बड़ी छत और बगीचा जो मिल गया होता है। ये घर सच में बड़ा ही सुंदर है, पर इतने बड़े घर में मुझे एक काम वाली तो चाहिए ही होगी। हाँ, मैंने पहले ही एक काम वाली से बात कर ली है, वो शाम से काम पर आ जाएगी, तुम चिंता मत करो। ठीक है। शाम को शांति नाम की एक काम वाली आती है जिसे बिमला काम पर रख लेती है। बिमला को शांति के आने से काफी आराम मिलता है। एक दिन जब बिमला बगीचे की साफ सफाई कर रही होती है तभी वहाँ एक आदमी आता है। वो आदमी दिखने में कुछ अजीब ही होता है। आप कौन और क्या काम है? जी मैम साहब, मैं शांति का पति हूँ। वो शांति ने बताया था कि आपको एक धोबी की भी जरूरत है तो इसीलिए मैं आ गया। हाँ, धोबी की तो बहुत ही जरूरत थी। काफी कपड़े हो गए हैं, ऊपर से पर्दे चादर और जाने क्या क्या। मेरे तो बिल्कुल बस का नहीं है जो मैं इतने कपड़े धो पाऊँ। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कपड़ा फटाफट धो दूंगा, आप बस मुझे कपड़े लाकर दे दो। ठीक है, मैं अभी लेकर आई। बिमला अंदर से कपड़े लाती है और उन सब कपड़ों की एक गठरी बनाकर उस धोबी को देने लगती है। देखो, कपड़े बिल्कुल अच्छे से चमकने चाहिए। मेरे पति को गंदे कपड़े जरा भी पसंद नहीं है। अरे मेम साहब, आप परेशान ना हो, मैं बहुत अच्छे से कपड़े धोऊंगा। हाँ। बिमला अब जाकर चैन की सांस लेती है। उसे शांति और धोबी की वजह से बड़ा ही आराम मिलता है। शांति अपनी सफाई में लग जाती है और धोबी भी कपड़े लेकर वहाँ से चला जाता है। बिमला आराम से बगीचे में जाती है क्योंकि उसे तो घर का कोई काम करना ही नहीं पड़ता। कुछ देर बाद धोबी वापस आ जाता है। बिमला दोबारा उस धोबी को आते देख हैरान होती है। हे भगवान, ऐसा ना हो कि कपड़े धोने को मना कर दे। ये लीजिए मैम साहब, आपके कपड़े। अरे भैया, क्या बात हो गई? आपको पैसे कम लग रहे हैं तो मैं कुछ पैसे भी दे सकती हूँ, पर आप ऐसे कपड़े धोने से मना मत करना। आप ये कैसी बात कर रही हो मेम साहब, मैं तो कपड़े धोकर ही लेकर आया हूँ। कपड़े धोकर भी ले आए? पर तुम अभी तो कपड़े लेकर गए थे, तो इतनी जल्दी कैसे कपड़े धुलकर सूख भी गए? अरे मेम साहब, मैं बहुत ही फटाफट काम करता हूँ, यही तो खूबी है मेरी। चलो अच्छी बात है, मैं तुम्हारा हिसाब महीने के आखिर में किया करूँगी। बाकी तुम कपड़े लेने हर 2 दिन बाद आ जाया करना। कभी अगर कपड़े नहीं हुए तो मैं शांति को बता ही दूंगी। नहीं नहीं मैम साहब, उसको नहीं बताना, मैं खुद ही आ जाया करूँगा। कपड़े हुए तो ठीक और नहीं भी हुए तो भी ठीक। अब तो हर 2 दिन बाद वो धोबी कपड़े लेने आया करता, पर वो कुछ ही देर में कपड़े धोकर वापस भी ले आता था। बिमला को ये बात बड़ी अजीब लगने लगी थी। गर्मी हो या ठंड, पर कोई भी कैसे इतनी जल्दी कपड़े धोकर और उन्हें सुखाकर वापस ला सकता है। एक दिन इस बारे में शांति को बोल ही देती है। शांति, तुम्हारा पति बड़ी जल्दी ही काम नहीं कर देता?
मेरा पति? आप मेरे पति को कैसे जानती हो? कैसी बातें कर रही हो शांति, तुम्हें तो पता ही है कि वो हमारे कपड़े धोता है। मेरे पति कपड़े धोता है? ये आप क्या बोल रही हो मालकिन? मेरा पति तो दूध बेचता है, वो कब से कपड़े धोने? अरे पर तुमने ही तो उसे यहाँ भेजा था। आप ये सब क्या बोल रही हो मेम साहब? मैं उसे क्यों यहाँ भेजूंगी? वो दूध बेचता है और सुबह से शाम तक शहर से बाहर रहता है। उसे तो आपके घर का रास्ता भी नहीं पता, तो वो यहाँ कैसे आ सकता है? वो तुम्हारा पति नहीं है तो आखिर ऐसे झूठ बोलकर कौन हमारे घर आ रहा है? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। एक तो मुझे पहले से ही अजीब लग रहा था, क्योंकि कोई भी 10 मिनट में ढेर कपड़े धोकर और उन्हें सुखाकर कैसे ला सकता है? 10 मिनट में? क्या बात कर रही हो मेम साहब? मुझे तो जरूर ये राजू ही लग रहा है। राजू? ये राजू कौन है? वो एक धोबी था मेम साहब। एक दिन जब वो नदी के पास बैठकर कपड़े धो रहा था तो अचानक जाने कहां से वहां एक मगरमच्छ आ गया और उसे खा गया। उसके मरने के बाद भी बहुत बार लोगों ने उसी जगह किसी को कपड़े धोते देखा है, जबकि वहां तो कोई धोबी नहीं जाता। मुझे तो तुम्हारी ये बात सुनकर बहुत ही डर लग रहा है। अगर वो कोई भूत है तो अब मैं क्या करूंगी? आप घबराओ मत मेम साहब। एक काम करो, आज या कल जब भी वो धोबी कपड़े लेने आएगा तो बिल्कुल वैसे ही रहना जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद आप और मैं उसका पीछा करके देखेंगे कि आखिर में वो सच में भूत है भी या नहीं। हाँ, ये सही तरीका है। पर तुम मेरे आसपास ही रहना, क्योंकि मुझे बहुत ही डर लग रहा है। आप चिंता मत करो मेम साहब, मैं आपके आसपास ही रहूंगी। अगले दिन जब शांति और बिमला दोनों रसोई में काम कर रहे होते हैं, तभी कोई बेल बजाता है। बिमला और शांति दोनों चौंक जाते हैं। लगता है वही धोबी आया है। इस वक्त वही आता है। आप डरो मत और जाकर दरवाजा खोलो। बिमला और डरते डरते बाहर जाकर दरवाजा खोलती है तो सच में वही धोबी बाहर खड़ा होता है। बिमला के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो डरते डरते उससे पूछती है, तुम आ गए? हाँ मैम साहब, अब जल्दी से मुझे कपड़े ला कर दे दो। बिमला जल्दी से अंदर जाती है और ढेर सारे कपड़े लाकर धोबी को दे देती है। उसके बाद धोबी वहाँ से चला जाता है। धोबी के निकलते ही बिमला शांति के पास जाती है और फिर दोनों मिलकर उस धोबी का पीछा करती हैं। धोबी कुछ ही दूरी पर जाकर एक भूत में बदल जाता है। हे भगवान, ये तो सच में भूत ही है। मैंने आपसे कहा था ना मेम साहब कि मुझे वो राजू का भूत ही लग रहा है। देखो मेरी बात सच हो गई। हाँ शांति, ये तो सच में भूत निकला। मुझे तो कभी शक ही नहीं हुआ था। खैर अब हम क्या करें? ये भूत मेरे ही घर क्यों आता है और चाहता क्या है? वो तो हमें इसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा, तभी शायद कुछ पता चले। शांति और बिमला दोनों भूत का पीछा करती हुई नदी तक पहुंच जाती है। वहाँ भूत सारे कपड़े लेकर एक किनारे बैठ जाता है और फिर उनको पटक पटक कर धोने लगता है। शांति और बिमला दोनों एक पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रही होती हैं। बस एक दिन और बाकी है। कल अमावस की रात है। कल हरी के कपड़े धोने के बाद रात को मुझे उस आदमी का शरीर मिल जाएगा। फिर मुझे भूत की जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। हे भगवान, ये भूत क्या बोले जा रहा है? ये तो मेरे पति के कपड़ों पर जादू कर रहा है ताकि उनके शरीर पर कब्जा कर सके। मुझे उनको बचाना होगा। आप जल्दी से मेरे साथ चलो। पर कहाँ शांति? मैं किसी को जानती हूँ जो हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है। चलो अब जल्दी चलो, हमारे पास वक्त नहीं बचा है। शांति बिमला को एक तांत्रिक के पास लेकर जाती है। वो तांत्रिक को सारी बात बताती है। मैं सब समझ गया हूँ। तुझे डरने की जरा भी जरूरत नहीं है। ये ले भभूत, और आज रात जब तेरा पति अपने गंदे कपड़े उतारेगा तो ये उन कपड़ों में छिड़क देना, और फिर जब वो भूत कल तेरे घर आएगा तो वो कपड़े उसे धोने को दे देना। बिमला बिल्कुल वैसा ही करती है। वो घर जाकर अपने पति के गंदे कपड़ों में भभूत छिड़क देती है और बाकी कपड़ों के साथ एक पोटली में बांध देती है। अगले दिन फिर से वही भूत धोबी के भेष में कपड़े लेने आता है। बिमला उसे वो पोटली पकड़ा देती है। फिर वो धोबी का पीछा करने लगती है। धोबी वो पोटली लेकर वही नदी के किनारे जाता है और रात होने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही अंधेरा होता है वो भूत उस पोटली को खोलकर उसमें से हरी के कपड़े निकालकर जादू करना शुरू कर देता है। अब मैं इन कपड़ों पर जादू करके इनको पहन लूंगा और फिर हरी के शरीर को अपने वश में कर लूंगा। उसके बाद मेरे पास अपना एक शरीर होगा। भूत जादू करने के बाद जैसे ही उन कपड़ों को पहनता है तो कुछ ही देर बाद उसका शरीर आग की तरह जलने लगता है। भूत बुरी तरह चिल्लाने लगता है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मैं जल क्यों रहा हूँ?
ये मुझे क्या हो रहा है? कुछ ही देर में उसका शरीर राख बन जाता है। बिमला खुशी खुशी अपने घर जाती है और अगले दिन शांति को सारी बात बताती है। तो हमने 2 भूतिया कार्टून कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ऐसा ही वीडियो प्रतिदिन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अच्छा लगा है तो लाइक कर दे भाई।